वेलकम बैक वंस अगेन। आज बायोलॉजी की एक बहुत अच्छी चैप्टर लेकर आया हूँ, टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसमें इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा रहे थे, लेकिन यह इंडोक्राइन से अलग इंडोक्राइन का भी गुण रखता है, एक्सोक्राइन का भी गुण रखता है। इसीलिए इसे पेनक्रियाज को कहा जाता है कि यह मिक्स ग्लैंड होता है। अब देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड समझने के लिए एक तरीका बताया था कि जिसमें डक्ट विहीन हो, यानी जिसमें नलिका नहीं हो, यानी कि वह हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और हार्मोन के सिक्रेशन करने के लिए जो ब्लड में डिफ्यूजन होता है, यानी कि विसरण होता है, उसके लिए किसी प्रकार की डक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ता है। उसे इंजाइम के रूप में जाना जाता है। लेकिन जिसमें डक्ट इंजाइम के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि वह हार्मोन होता है। इंजाइम के लिए हमेशा डक्ट यानी कि नलिका की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इंजाइम में डक्ट होगा। अग्नाशय जो है देखे होंगे, वह जूस भी सेक्रेशन करता है, इंजाइम के रूप में भी सेक्रेशन करता है और हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है। इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। जूस और इंजाइम के रूप में वह डक्ट की तो जूस के लिए तो डक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें भी डक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपको हार्मोन के लिए डक्टलेस होता है, यानी कि डक्टलेस होता है, यानी कि डक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डक्टलेस होता है। इसीलिए पेनक्रियाज में यह दोनों गुण पाया जाता है। इसीलिए अग्नाशय को मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। अब होता है कि यह इसकी उपस्थिति अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज की कहां होती है? यह एब्डोमिनल यानी कि उदर भाग में अवस्थित होता है। अग्नाशय की खोज जो है 1869 ईस्वी में लैंगरहेंस नामक इनका पूरा नाम था पॉल लैंगरहेंस ने खोज की थी। उन्हीं के सम्मान में अग्नाशय में छोटी छोटी टापू टाइप माने छोटी छोटी द्वीप जैसी संरचना पाई जाती है। वह एक प्रकार का अलग अलग सेलों का संरक्षण होता है, जिसको कहा गया उन्हीं के सम्मान में लैंगरहेंस द्वीपिका। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंगरहेंस द्वीपिका कहीं पाई जाती है? तो पेनक्रियाज में पाई जाती है, यानी कि अग्नाशय में पाई जाती है। अब अग्नाशय में मैंने बार बार कहा कि लैंगरहेंस द्वीपकाय में छोटी छोटी सेल की अलग अलग सेलों की अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है। इस सेल को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं। उस 4 में से 3 जो है हार्मोन का सेक्रेशन करता है और सिर्फ एक जो है एंजाइम का सेक्रेशन करता है। 3 जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है और एक जो एंजाइम का सेक्रेशन करता है, यानी कि अग्नाशय जो है हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करता है। इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। जैसे अल्फा, डेल्टा सेल और बीटा सेल यह सभी के सभी हार्मोन का सेक्रेशन करेगा, जबकि ए सेल जो है एंजाइम का सेक्रेशन करेगा। इसकी चर्चा मैं एक ही करता हूं। अल्फा सेल जो होता है, अल्फा सेल से जिस हार्मोन का सेक्रेशन होता है उसको ग्लूकागोन कहते हैं। अल्फा सेल से जिस हार्मोन का सेक्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं? ग्लूकागोन कहते हैं। ग्लूकागोन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, पहले ही बताया हूं। अल्फा सेल, डेल्टा सेल और बीटा सेल से हमेशा हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ग्लूकागोन का काम क्या है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ग्लूकागोन क्या कहता है? ग्लूकागोन कोरिलेट कीजिएगा तो यह ग्लूकोज से मिलता जुलता है। तो ग्लूकागोन ग्लूकोज यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यानी कि शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। यह एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन भी है, यानी कि ग्लूकागोन एक कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि पेप्टाइड प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और इसका मेन काम क्या है कि यह ब्लड में शर्करा की मात्रा को सेक्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे मधुमेह होने का भय रहेगा। दूसरा है, देखिए एक तरफ यह हार्मोन के रूप में ग्लूकोज बढ़ाने वाले हार्मोन ग्लूकागोन का सेक्रेशन करती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक होता है बीटा सेल, इसका बैलेंस करने के लिए बीटा सेल, और बीटा सेल से ही इंसुलिन का हार्मोन का सेक्रेशन होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, बहुत किताब में यह मिलेगा भी नहीं। बीटा सेल
इंसुलिन में कौन सा एक जो है धातु की प्रधानता होती है, तो उसमें जस्ता की प्रधानता आती है। जैसे लोहा में कौन सा एक धातु की प्रधानता होती है, तो उसमें लौह तत्व पाया जाता है कि नहीं। उसी तरह से इंसुलिन में जिस धातु की प्रधानता होती है उसे जस्ता के रूप में जानते हैं। आज इंसुलिन की खोज किया था बेंटिंग और बेस्ट महोदय ने। बेंटिंग और बेस्ट महोदय ने इंसुलिन की खोज किया था। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन का अगर ज्यादा सेक्रेशन हो, कम सेक्रेशन हो, तो इसके आधार पर भी बीमारियां होती हैं। लेकिन जनरली बीमारी जो होती है वह इंसुलिन के कम सेक्रेशन से होता है। इंसुलिन के कम सेक्रेशन के कारण मधुमेह रोग होता है। इसलिए मधुमेह रोग भारत में बहुत ज्यादा, अधिकांशतः 40-50 एज के बाद मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। जनरली अगर उनको इलाज कराया जाए, अगर जांच कराया जाए ब्लड टेस्ट में, तो ब्लड शुगर की बहुत ज्यादा अधिकांश लोगों में पाई जाएगी। इसलिए इंडिया को, यानी कि भारत को, मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। तो मधुमेह कितने प्रकार का होता है? मधुमेह 2 टाइप का होता है। ध्यान, मधुमेह टाइप 1 और मधुमेह टाइप 2। मधुमेह टाइप 1 जो होता है वह चाइल्ड में होता है, और इसको कहा जाता है जुवेनाइल डिजीजेस। जुवेनाइल डिजीजेस यानी कि टाइप 1 को जुवेनाइल डायबिटीज के रूप में भी जाना जाता है। जुवेनाइल डिजीजेज ऑफ डायबिटीज के रूप में भी जाना जाता है। यह आनुवांशिक होता है। इसका इलाज बहुत संभव नहीं है। इसको कितना भी इलाज कीजिएगा तो यह क्योर नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन टाइप 2 जो होता है एडल्ट, इट्स डिपेंड ऑन लाइफ स्टाइल। या लाइफ स्टाइल में आजकल हम लोगों ने समोसा, बर्गर, इडली, डोसा, चाय, चीनी, ये सब ज्यादा, तो हमने आलू के सेवन ज्यादा। अब कहेंगे कि भाई समोसा खाने से कैसे होगा, तो समोसा में होता है आलू। आलू में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह शर्करा की मात्रा होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है। चावल हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं खास उम्र के बाद, तो अभी वह घाटे का सौदा बनता है, यानी कि उसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होगी। तो आलू खाने वाले, चावल खाने वाले जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं उसको मना करता है डॉक्टर कि आप नहीं सेवन कीजिए। उसके पीछे यही होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे इंसुलिन कैसे काम करता है कि आपको किस प्रकार से वह आपको मधुमेह को कंट्रोल करता है, रोग को। तो इंसुलिन क्या काम करता है कि हम शरीर में जो भोजन के मुख्य अवयवों के रूप में लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उस प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं। उसी तरह से जो इंसुलिन जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है वह इंसुलिन ग्लूकोज की जो अत्यधिक मात्रा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के रूप में। जो ज्यादा ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा होती है उसको इंसुलिन क्या करता है, जो स्टोरेज हाउस के रूप में ग्लाइकोजन को कहा भी जाता है स्टोरेज फूड, तो स्टोरेज फूड के रूप में लीवर और एडिपोज टिश्यू के रूप में रख देती है। तो ग्लूकोज कई बार देखते होंगे कि लीवर में बहुत चीजें ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोरेज के रूप में रह जाती है। लेकिन आप कहेगा कि एडिपोज टिश्यू में तो फैट होता है सर, आप कैसे बता रहे हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कैसे उसमें जमा हो जाएगा? एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू बोन्स में बताऊंगा कि बोन के अंदर एक खोखला हड्डी, ये खोखला आपको ग्लूमी फैट्स पाया जाता है, जो खासकर जब उसको जो मांसाहारी होते हैं वो जब उसको हड्डी से युक्त मांस को खाते हैं तो भीतर वाला चीज वही जो है सूप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है गल के। तो वही वह कुछ नहीं हुआ, एडिपोज टिश्यू तो है, वह एक प्रकार का फैट है। लेकिन आप कहेंगे कि वह ग्लूकोज कैसे एडिपोज टिश्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाता है? तो उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्लूकोज जो होते हैं वह एडिपोज टिश्यू के रूप में भी कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके लिए बहुत सारे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो गए, जो हमने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कुछ जो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है वह एडिपोज टिश्यू के रूप में भी कन्वर्ट कर देता है। तो वहां या इसी एडिपोज टिश्यू के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्या होता है
कि जब यह आपका इंसुलिन कम रहता है तो ग्लूकोज को डायरेक्ट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करता, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वह कन्वर्ट नहीं कर पाता है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और एडिपोज टिश्यू के रूप में, तो वह डायरेक्ट ग्लूकोज जो क्या होता है ब्लड में घुलना शुरू हो जाता है। और जैसे ब्लड में घुलेगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और इस तरह से व्यक्ति जो है मधुमेह का बीमारी से वह ग्रसित हो जाता है। लेकिन ये आपका जो इंसुलिन है वह जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और एडिपोज टिश्यू के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, जो मधुमेह का रोगी है उसे उपवास रखना चाहिए। बोलिए कि उपवास रखने से क्या फायदा हो सकता है? उपवास करने से दो फायदा हो सकता है। जो ग्लूकोजन के रूप में लीवर या एडिपोज टिश्यू के रूप में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज वह जमा करके रखा है, वह जब वह उपवास के दिन रखेगा तो इसी लीवर में से और एडिपोज टिश्यू में से बहुत सारे शरीर कहेगा अरे भैया ग्लूकोज मुझे दो, क्योंकि मुझे एनर्जी की आवश्यकता है। जो एक्स्ट्रा जो फूड के रूप में जमा है वह शरीर मांगना शुरू कर देता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वह मुझे दो, और वही कहां से मिलेगा? लीवर से और एडिपोज टिश्यू से। और एडिपोज टिश्यू और लीवर से एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज मिलना शुरू हो जाता है और उस ग्लूकोज को जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोगोन अभी पढ़ाया हूं। ग्लाइकोगोन आपको यही है। ग्लाइकोगोन जो होता है, ग्लाइकोगोन नहीं, ग्लूकागोन, ये जो अल्फा सेल से निकलता है, अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागोन। यही ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है ये आपको एक्टिव करता है। ग्लूकागोन हार्मोन की उपस्थिति में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है O2 से प्रतिक्रिया करके क्या बना देता है? यह ग्लूकोज O2 से प्रतिक्रिया करके CO2 और प्लस H2O और एटीपी एनर्जी के रूप में हमें क्या दे देता है? एनर्जी के रूप में हमें एनर्जी मिल जाते हैं। इस प्रकार उपवास के दिनों में भी हमें जो एनर्जी मिलते रहता है वह वही स्टोरेज फूड से मिलते रहता है, जो स्टोरेज फूड लीवर और एडिपोज टिश्यू के रूप में जमा होता है और CO2 और H2O के रूप में। कहा जाता है कि उपवास लेने वाला व्यक्ति घर पर आराम करता है। क्यों? इसके पीछे ये कारण है कि अगर वो ज्यादा दौड़ धूप करेगा तो ज्यादा से ज्यादा श्वसन क्रिया करेगा, और ज्यादा से ज्यादा श्वसन क्रिया करेगा तो वह ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज फूड का यूज करेगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज फूड का क्या होगा? तो उसकी स्टोरेज फूड की एनर्जी खत्म होती चली जाएगी और अंत में क्या हो जाएगा? वह वीकनेस महसूस करेगा। इसलिए उपवास करने वाला व्यक्ति आराम करता है क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का कंज्यूम न कर पाए। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या, इसलिए कहते हैं कि सुबह के समय में जो व्यक्ति दौड़ धूप करता है ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा वह इन और आउट करेगा, उसमें यह ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस होगा और ऊर्जा का जो हमारा एडिपोज टिश्यू और लीवर में जो स्टोरेज फूड के रूप में संचित फूड है उसका कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा होगा और हम जो है ज्यादा फिट एंड फाइन दिखेंगे। इसके लिए यह भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज आपको बता दिया। तो टाइप 1 प्रकार का आपका जो होता है चाइल्ड में डायबिटीज, उसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सेकंड टाइप का जो आपका मधुमेह होता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी उसे नहीं होगा। चावल खाना एक खास उम्र के बाद कम कर दे, मॉर्निंग वॉक करना कर दे, टहलना शुरू कर दे, लाइफ स्टाइल को बदल दे, चाय छोड़ दे सुबह सुबह, और चीनी से संबंधित और चावल और आलू से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट अगर खाना बंद कर देगा, डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। उसे किसी भी प्रकार का क्या दवा लेने की सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सबसे अच्छा मेडिसिन है रनिंग कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और 1 किलो 2 किलोमीटर त्याग कीजिए। आप स्फूर्त रखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डायबिटीज का स्तर नीचे गिरता चला जाएगा आपका, आप पीओ भी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, यह बहुत लोग इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है, लेकिन यह कुछ मुद्दा नहीं है। आपने अपने आप को संयम और नियंत्रण कर लीजिएगा तो यह कंट्रोल किया जा सकता है। इस एक जो होता है डेल्टा सेल्स जो होता है वह डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, यह बीएमआर का कंट्रोल करता है।
बॉडी मास रेगुलेशन इसको कहते हैं, बॉडी मास रेगुलेशन कहते हैं। जब यह बॉडी के रूप में अगर नापा जाता है तब, लेकिन बीएमआर का यहां जो यूज होगा वह होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट के रूप में यहां यूज किया जाता है। यह क्या करता है कि यह जैसे हम कोई भी ऑक्सीजन लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में इसका प्रोसेस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का गृह इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो भोजन का हम जो अवयव लेते हैं वह ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके रूप में, एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है, और CO2 उपोत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। तो वह एनर्जी एटीपी के रूप में जो मिलता है सेल को, यह इस प्रक्रिया को ये सोमेटोस्टोरिन क्या करता है, इस प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इस प्रक्रिया को बढ़ा देगा यानी कि O2 के अवशोषण की दर को बढ़ा देगा, यानी कि हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। यानी कि हम पाते हैं कि एटीपी की एनर्जी हमें O2 से, ग्लूकोज का O2 के बाद रिएक्शन होने के बाद ही एटीपी एनर्जी के रूप में मिलता है। और यही कारण है कि हमको सेल को अगर ज्यादा एनर्जेटिक अगर प्रदान करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सोमेटोस्टोरिन हार्मोन ही होगा। और लास्ट में एक हार्मोन होता है, सेल होता है एस सेल। एस सेल से हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होता है, एंजाइम का सेक्रेशन होता है। और एंजाइम का कार्य होता है वह पाचन क्रिया करने का काम करता है। पाचन में कौन करेगा, एस सेल से 3 प्रकार का एंजाइम का सेक्रेशन होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। मैं अगर आप लोगों ने हम मेरा वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखे होंगे तो वहां पर पेनक्रियाज में पढ़ाए होंगे कि वहां पर जो निकलता है ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो यह जो है ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन और पेप्टाइड्स को क्या बदल देता है, अमीनो अम्ल में 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 बदल देता है। जबकि एमाइलेज जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन या ये आपका शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को या किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका ग्लाइकोजन या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, या कार्बोहाइड्रेट को बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है किससे, एमाइलेज जो है आपको ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। जबकि लाइपेज जो है आपका वसा को फैटी एसिड में या बदलता है कौन, पित्तरस, या पित्तरस बदल देता है। यानी कि बाइल जूस जो बदलता है, बाइल जूस जिसको हम क्या कहते हैं, इमेंसिफिकेशन। और उस फैटी एसिड को यही लाइपेज जो है फैटी एसिड को किसमें बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। यानी कि फैटी एसिड जो पित्त वाला निकलता है उसको फैट को फैटी एसिड में बदलता है, इसको इमेंसिफिकेशन कहते हैं। 90 से 90% वसा का पाचन यही हो जाता है। लेकिन लाइपेज लास्ट में क्या हो जाता है, फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो हाँ, एस सेल ही एंजाइम निकलता है, वह भोजन के सभी अवयवों को अंतिम रूप से पाचन करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। यानी कि प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन क्या किसमें होता है, अमीनो अम्ल में, और कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का अंतिम रूप से पाचन ग्लूकोज के रूप में होता है। और लाइपेज जो करता है वह ये आपका फैट्स का अंतिम रूप से पाचन किसमें कर देता है, ग्लिसरॉल में कर देता है, या लाइपेज करता है। एमाइलेज जो है ग्लूकोज को के रूप में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन, पेप्टोन और पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एस सेल जो है वह भोजन के अवयवों को अंतिम रूप से पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक तरफ से यह एंजाइम हो गया और दूसरी तरफ से यह आपका हार्मोन हो गया। इसीलिए यह सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है कि जिससे एंजाइम का भी सेक्रेशन होता है और हार्मोन का सेक्रेशन होता है। इसीलिए अग्नाशय को क्या कहा जाता है कि यह आपका जो है मिक्स ग्लैंड है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज को कहा जाता है रुधिर वाली शर्करा। कई बार सवाल पूछा हुआ है रुधिर वाली शर्करा क्या कहलाती है, तो यह ग्लूकोज कहलाती है। डायक्सिन आप ये खत्म हो चुका है। फिर अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।
धन्यवाद।